हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 17 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 17 है द एरा ऑफ हर्ष, यानी कि हर्ष का काल। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था गुप्त के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। तो आई होप वो वीडियो आप लोग को समझ में आई हो। और आज मैं आप लोगों को हर्ष के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ इस चैप्टर में। तो गुप्त डायनेस्टी का जब पतन हो गया था, डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद जो है सो ये एक हर्ष का जो है उदय हुआ था। इस डायनेस्टी का नाम था वर्धमान डायनेस्टी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो देखिए क्या हुआ था कि जब गुप्त डायनेस्टी जो था वो डिक्लाइन हो गया, जब उसका अंत हो गया, तो छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो किंगडम जो है सो इंडिया में उभर कर सामने आने लगे थे, मतलब उदय होने लगा था उनका। तो उसी समय में एक एक डायनेस्टी जो था वर्धमान डायनेस्टी, इसके जो फर्स्ट रूलर थे प्रभाकर वर्धन, जिनका शासनकाल 580 सी से लेकर 605 सी तक था। उनके अंडर जो है सो एक डायनेस्टी का उदय हुआ जिसका नाम था वर्धमान डायनेस्टी। और ये धीरे धीरे क्या था कि इसकी पावर जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी। तो इस डायनेस्टी ने, जो वर्धमान डायनेस्टी के जो ये फर्स्ट रूलर थे प्रभाकर वर्धन, इन्होंने बहुत सारे एरिया को कनकर करके अपने साम्राज्य में मिलाया, जीत करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में करके अपने साम्राज्य में मिलाया, और एक बहुत बड़ा लार्ज किंगडम जो है इस्टेब्लिश किया इन्होंने। उनके बाद जो है उनका बेटा, जिसका नाम था राज्यवर्धन, उन्होंने जो है सो थानेसर से उन्होंने शासक बने। यानी सबसे पहले कौन था? प्रभाकर वर्धन था। ये प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री। तो ये राज्यवर्धन जो है बड़े बेटे थे, तो ये पहले जो है राजा बने। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे, 605 से 606 तक ही ये राजा रहे, क्योंकि बंगाल के एक रूलर था शशांक, जिन्होंने इसे राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी एक युद्ध में। तो उसके बाद जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई, तो उनके जो दूसरे भाई थे हर्षवर्धन, वो जो है राजा बने। तो जब हर्षवर्धन राजा बने तो वो 606 सी में बने, और उस समय वो सिर्फ 16 ईयर्स के थे जब वो राजा बने। तो और इस डायनेस्टी के बारे में, वर्धन वंश के बारे में और हर्ष के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो मेनली 4 सोर्सेज से मिलती है। वो हमें कितने सोर्सेज से मिलती है? 4 सोर्सेज से मिलती है इस साम्राज्य के बारे में जानकारी। पहला सोर्स क्या है? कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और सम रॉक एडिट्स, यानी कि जो उस समय के जो शिलालेख, अभिलेख वगैरह थे, सिक्के थे, रॉक एडिक्ट्स थे, उनसे हमें जानकारी मिलती है। सेकेंड है ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ वेनसांग ऑफ चाइनीज़ ट्रैवल, यानी कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, चीन से आया हुआ था, चाइनीज़ यात्री, जिसका नाम था वेनसांग। उसने जो है सो कई सारी किताबें लिखी है, उससे भी हमें इस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वो इसी के टाइम में, हर्ष के टाइम में ही आया था। थर्ड है हर्षचरित रिटन बाय बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबार में कवि थे, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। और कुछ पुस्तक जो है सो हर्ष ने अपने आप खुद लिखी है, स्वयं लिखी थी। जो हर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये 3 पुस्तकें थी जिसे हर्ष ने लिखा था। और हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था। ये आप बिल्कुल अच्छे से एकदम याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है? हर्षचरित। और हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली 3 पुस्तकें लिखी है। तो ये सारे इस साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले हमारे मेन सोर्सेज थे। हर्षवर्धन एम्पायर, जो हर्षवर्धन था उसका शासनकाल कितना था? उसका शासनकाल 606 सी से लेकर 647 सी तक जो है वह उसका शासन था, वह राजा बना रहा। और इस समय जो उसका एरिया था वो कहाँ, कितने, मतलब कि कितने बड़े एरिया में उसका साम्राज्य फैला हुआ था? तो वो अभी का जो पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जो है, तो इन सब एरिया में उसका साम्राज्य, इतना दूर तक उसका साम्राज्य जो है वो विस्तृत था, फैला हुआ था। उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो जितने भी जो भी पावर थी, सारा का सारा पावर का जो मेन हेड होता था वो किंग होता था। किंग जो था, राजा जो था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था हर क्षेत्र में। ये या तो जुडिशियल का क्षेत्र हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें भी जो राजा ही हेड होता था।
और जो आर्मी का जो हेड होता था, कमांडर इन चीफ, वो भी वही होता था, वही जो है सो सेना को युद्ध में लेकर के जाता था। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा थोड़ा जो है वो गुप्त लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे मिलता जुलता था। और उसकी जो सहायता के लिए और उसको एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। उसको असिस्ट और एडवाइस करने के लिए क्या था, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, यानी मंत्रिमंडल था, मंत्रियों का ग्रुप था जो उसको एडवाइस करते थे और उसके काम में उसको हेल्प भी करते थे। और ये जो मंत्री थे इन्हें सचिव या फिर अमात्य के नाम से जाना जाता था। इन मंत्रियों को क्या कहा जाता था, सचिव या फिर अमात्य। और इनका जो साम्राज्य था हर्ष का, ये प्रोविंसेस में बटा हुआ था। जैसे कि मान लीजिए ये एक साम्राज्य है और ये कई ऐसे पार्ट में बटे हुए हैं, तो ये जो एक पार्ट है इसको प्रोविंस कहा जाता था। ये प्रोविंसेस जो होते थे इनको भुक्ति या फिर देश के नाम से जाना जाता था। और ये विषय या फिर प्रदेश में फिर डिवाइड होते थे ये। तो इन प्रोविंसेस को क्या नाम से जाना जाता था, भुक्ति या फिर देश। और ये दोबारा जो है वो विषय या प्रदेश में डिवाइड होते थे। और यहाँ का जो हेड होता था इस प्रोविंस का, हर एक प्रोविंस का एक जो है हेड होता था। तो वो जो हेड होते थे वो जनरली राजा राजकुमार वगैरह जो होते थे वही होते थे। और इनका कार्य क्या होता था, इनका कार्य होता था यहाँ का काम का सुपरविज़न करना, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उनका सुपरविज़न करना। और जो इन हेड जो होते थे इन प्रोविंसेस का, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें उपारिक कहा जाता था। उपारिक महाराजा या फिर कुमारमात्य कहा जाता था। और इन सब का काम क्या होता था, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का सुपरविज़न करना। और ये जनरली राजा के बेटे राजकुमार वगैरह ही होते थे। और यहाँ पे गांव भी होते थे, देवर विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत होते थे गांव में। और गांव में जो विलेज पंचायत होते थे उनका हेड कौन होता था, ग्रामीण होता था। और ही लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ विलेजेस। और जो ये ग्रामीण होता था वो उसका काम क्या होता था, वे गांव वालों की सभी ज़रूरतों को देखता था और उनकी बातों को फिर आगे ये जो अधिकारी होते थे कुमार माते तक पहुंचाता था और कुमार माते फिर राजा तक। देयर वर द अदर ऑफिशियल्स आल्सो टू हेल्प ग्रामिक। तो ग्रामिक की हेल्प के लिए भी और भी अन्य ऑफिशियल्स जो होते थे वो होते थे। हर्ष वाजे बिनेवोलेंट रूलर, यानी कि वो एक बहुत दयालु रूलर था। एक जैसे होता है ना कि क्रूर होता है कोई कोई बहुत, तो वैसा नहीं था, वो बहुत दयालु रूलर था। उसने जनता के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किए थे। उसने कई सारे मंदिर बनवाए, चैत्य बनवाए थे, विहार, धर्मशाला, स्कूल वगैरह जो है सो उसने बनवाया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए लगभग करीब जो है सो 200 गाँवों से जो टैक्स वगैरह मिलते थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया जाता था। यानी कि 200 विलेजेस से जो इनकम उसको मिलती थी उनको उसे वह नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट करता था उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। रिलीजन कैसा था, उस समय का धर्म क्या था। तो इन द बिगिनिंग हर्ष वाज द डिवोटी ऑफ शिव एंड वर्शिप्ड शिव एंड सूर्य। तो शुरू में तो जो हर्ष था वो शुरू में हर्ष जो था वो शिव की पूजा करता था, शिव का उपासक था। और वह शिव और सूर्य भगवान की पूजा करता था, यानी कि वह शिव का उपासक था, शिव भक्त था और शिव और सूर्य दोनों की पूजा करता था। और उस समय के कुछ कॉइन्स मिले हैं जिन पर पार्वती और सूर्य की जो है सो इमेजेस बनी हुई है, जो कि हमें फर्रुखाबाद, यानी कि जो फर्रुखाबाद कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हमें कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर पार्वती और सूर्य की इमेजेस बनी हुई है। बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ह्वेनसांग देयर वाज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन हिम। लेकिन उसके बाद जब ह्वेनसांग जब इंडिया आया और तो उससे जब हर्ष की मुलाकात हुई तो उससे मिलने के बाद जो है सो हर्ष पर बौद्ध धर्म का जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और वो जो है अब पहले से काफ़ी टॉलरेंट हो गया से था और अलग अलग धर्मों मतलब कि और भी जो भी धर्म थे उनके प्रति जो है सो काफ़ी टॉलरेंट और रिस्पेक्टफुल हो गया था। वैष्णविज्म और शैविज्म ये जो थे उस समय हिंदू धर्म के दो संप्रदाय होते थे, यानी कि दो पार्ट थे जिसको लोग उस समय फॉलो करते थे हिंदू धर्म में। एक होते थे वैष्णविज्म जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे और दूसरे होते थे शैविज्म जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे। इस तरह दो भागों में बटा हुआ था, दो समर्थक होते थे, संप्रदाय थे हिंदू धर्म के उस समय। Hers used to organize a conference at Prayag, Allahabad, at the Sangam of Ganga, Yamuna, and Saraswati
एवरी 5 ईयर्स। हर जो है वो हर 5 ईयर्स में, हर 5 साल में, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? इलाहाबाद के प्रयाग में ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर हर साल वह जो है एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता था, और इस ओकेज़न पर वो क्या करता था कि लगभग 5 लाख यानी कि 5 लाख नीडी एंड पुअर पीपल, जो ज़रूरतमंद होते थे और गरीब लोग होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्हें वो दान दिया करता था। नेक्स्ट, सोशल कंडीशन कैसा था उस समय? तो सोसाइटी जो है सो अब हम देखते आ रहे हैं शुरू से ही, जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 4 वर्न्स में डिवाइडेड था। वो थे क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करवाना होता है। क्षत्रिय जो होते थे राजा लोग होते थे, जिनका काम था युद्ध करना। वैश्य जो थे व्यापार करते थे, खेती करते थे। और जो शूद्र थे वो इन तीनों की सेवा करते थे। तो जो ब्राह्मण होते थे, उन्हें जो सोसाइटी में वो जो थे बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड थे, बहुत सम्मानीय पद होता था उनका। और उनका जो लाइफ होता था वो धार्मिक भक्ति, पूजा पाठ, यही सब में उनका लाइफ बीतता था। और जो लोग थे उस समय समाज में जो थे, सोसाइटी में लोग मिलजुल करके रहते थे। लेकिन जो शूद्र होते थे तो उनका तो शुरू से ही जो है समाज में तिरस्कार होता है। तो जो शूद्र थे उनको समाज, सोसाइटी में गुड पोजीशन नहीं मिली थी, उनको अच्छी पोजीशन नहीं थी, और इसलिए जो है उन्हें टाउन से आउटसाइड में रहते थे वे, यानी कि जो भी टाउन होता था उसके एक बाहरी किनारे पे वे रहते थे। इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो भी काफ़ी वेल डेवलप था। लोग जो थे प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे, यानी कि रिच थे और हैप्पी, खुश भी थे। व्यापार भी जो था, ट्रेड जो था वो फ्लरिश हो रहा था, फल फूल रहा था। और जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेन सेंटर था वो कपिसा था। कपिसा क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का मेन सेंटर जो था, इंटरनेशनल जो ट्रेड था, यानी दूसरे देशों से जो व्यापार होता था, उसका मेन सेंटर क्या था? कपिसा। कपिसा से ही जो है वो दूसरे देशों के साथ व्यापार वगैरह किया जाता था। और दूसरा प्लेस था ताम्रलिप्ति। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। कपिसा जो था मेन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। और जो ताम्रलिप्ति था, ये क्या था? फेमस पोर्ट था फॉरेन ट्रेड का, यानी विदेशों से जो व्यापार होता था तो वो क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे जो एरिया रहता है तो उसको हम पोर्ट कहते हैं। यानी कि इधर समुद्र है तो यहाँ पे पोर्ट, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से शिप में सामान डाला जाता है और दूसरे देशों को भेजा जाता है। तो जो समुद्र के किनारे जो एरिया होता है जहाँ से शिप लगी रहती है और शिप से सामान को दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसे ही पोर्ट कहा जाता है। तो ये जो मेन पोर्ट था उसमें का फेमस पोर्ट जो कौन था? ताम्रलिप्ति था, जहाँ पे दूसरे देशों के साथ जहाँ से व्यापार होता था। एग्रीकल्चर, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं शुरू से ही, हर डायनेस्टी में जो ऐसे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी में देखिए आप, हम देखते आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो लोगों का एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन था उस समय। और जो भी एग्रीकल्चर से जो भी उत्पादन होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, उसका 1/6, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 1/6 जो है वो टैक्स के रूप में वे राजा को देते थे। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन था। यहाँ पे केवल जो है देश के ही नहीं, दूसरे देशों से भी लोग पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए आते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी क्या था? एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन था। और ये कहाँ पर है? ये पटना में है। और पटना कहाँ है? बिहार में। तो बिहार का कैपिटल क्या है? पटना है। और पटना में ही है ये नालंदा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और स्टूडेंट्स जो हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड से, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ स्टडी के लिए नालंदा आते हैं। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के पटना में है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष इन 647 सी, यानी कि हर्ष की डेथ कब हो गई थी? 647 में हो गई थी। उसके बाद जो वर्धमान एम्पायर था वो अपनी ग्लोरी खोने लगा, अपनी चमक खोने लगा था। अब जो धीरे धीरे है वो उसका अभी डिक्लाइन शुरू हो गया था। देयर वॉज ए क्विक एमरजेंस ऑफ मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंस किंगडम, और बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे साम्राज्य जो है इससे निकल करके बाहर आ रहे थे। छोटे छोटे साम्राज्य जो हमें टूट टूट रहा था, और छोटे छोटे स्वतंत्र साम्राज्य जो हैं वो इससे अलग अलग होते जा रहे थे। और उसी समय साउथ में कौन थे? साउथ में चालुक्य और पल्लव जो थे
वो और मोर पावरफुल होते जा रहे थे और अधिक पावरफुल होते जा रहे थे। तो चालुक्य और पल्लव के बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।